जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको एक बार रेफर आप लोग कर लेना। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो फर्स्ट उसमें पार्ट में मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने कवर कर लिया था। आज हम लोग इस पार्ट में कवर करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड से लेकर कंक्लूजन तक, दैट इज फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर कंक्लूजन। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करेंगे भाई फॉरेन ट्रेड से आज। ठीक है जी, फॉरेन ट्रेड ये रहा। अब फॉरेन ट्रेड हमने जाना था, फॉरेन ट्रेड के बारे में कुछ बातें पिछले अपने लेक्चर में। फॉरेन ट्रेड के बारे में क्या क्या जाना था सर? हमने जाना था ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेके आए थे, जिसके थ्रू इन्होंने फॉरेन ट्रेड को बर्बाद किया था और बर्बाद करने की कोशिश की थी और बर्बाद किया था, बर्बाद ही कर दिया था बिल्कुल। तो वहां पे हुआ क्या? अब जो अदर कंट्रीज है, अदर कंट्रीज पे जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर लगा दी उन्होंने ड्यूटी, बहुत हैवी ड्यूटीज। और जो ब्रिटेन से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जितना भी ब्रिटेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस पे उन्होंने कर दी ड्यूटी फ्री। तो इसलिए इन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू पूरे फॉरेन ट्रेड को बर्बाद किया। अब ब्रिटिश रूल से पहले हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था? हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ही अच्छा था और मेनली हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डील करते, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में डील करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में यार कॉटन, सिल्क वगैरह वगैरह हम लोग की स्पेशलाइजेशन थी। हम लोग हमारा जो मार्केट था एक इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर था, बहुत रेप्यूटेड थे। हमारी जो क्वालिटी है और जो हमारी वैरायटी है उसको लेके हम विश्व प्रसिद्ध थे। तो राजा महाराजा भी जाकर हम लोग को प्रपोर्ट करते थे भाई कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऐसी वैसी, बहुत तारीफ करते थे, बहुत प्रमोशन होता था। तो उसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई थी। हमारा फॉरेन ट्रेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बलबूते पर ही चल रहा था। और ये रिसेंट बात नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का चलता आ रहा है और इंडिया वाज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन, यस, इन फॉरेन ट्रेड। अब इन्होंने हालत क्या करी ब्रिटिश रूल ने? अब इन्होंने हालत ये करी, ब्रिटिश रूल में फॉरेन ट्रेड की हालत क्या हुई, हम लोग 3 पॉइंट में कवर करेंगे। पहला, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हमने देखा था ना यार स्लाइड में कि हम लोग जो है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन के रह गए थे, जहां पे हमने देखा था कि हम लोग ड्यूटी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल्स, वहां पे वो लोग प्रोसेस करके हम लोग को बेच रहे हैं फिनिश गुड्स। तो हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे थे? रॉ मटेरियल। तो हम लोग एक्सपोर्टर बन के रह गए रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर बन के रह गए फिनिश गुड्स के। तो बस यही पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है कि हमारी हालत ऐसी कर दी थी इन्होंने। एक्सपोर्ट हम लोग नॉर्मली ये करते थे, ये सारी चीजें करते थे। ये है रॉ सिल्क, ये है रॉ कॉटन, ये रॉ वूल, रॉ शुगर, इंडिगो, रॉ जूट, और इंपोर्ट हम लोग ये सब प्रोडक्ट्स करते थे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल की मोनोपोली हो गई थी। कैसे? इंडियन मार्केट में कैसे हुई? ये इसके सारे इस पे इसके बहुत रीजंस है। वन ऑफ द रीजन इज कि इन्होंने ब्रिटेन का जो फॉरेन ट्रेड था रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 50% पे, और बाकी जो अदर कंट्रीज पे उन्होंने अलाउ किया था बाकी का 50%। तो अब मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी फिगर ले लेते हैं कि इंडिया में 1 लाख का फॉरेन ट्रेड हुआ, ठीक है, तो 50% दैट इज 50,000 तो ब्रिटेन से ही होता था, और बाकी का 50% अदर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, चाइना और ईरान एटसेट्रा। तो मेनली इन कंट्री से हमारा फॉरेन ट्रेड होता था। तो जब ब्रिटेन ने ही 50% ले रखा था, 50% रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, तो हमें क्या होता? और दैट इज ऑल्सो ड्यूटी फ्री। फायदा क्या हुआ हमें? कुछ भी नहीं। इस तरह से हमारा जो मार्केट है इन्होंने डिस्ट्रॉय किया।
इस वजह से इनके पास मोनोपोली कंट्रोल आया। ठीक है जी, मोनोपोली कंट्रोल को हमने समझ लिया। अब स्यूज कैनाल लेके आइए एक और तरीका मोनोपोली कंट्रोल स्टेब्लिश करने का। क्या? स्यूज कैनाल लेकर आए 1869 में। स्यूज कैनाल आया। सर एक कैनाल के बनने से मोनोपोली कंट्रोल कैसे आया ब्रिटिश रूल पे, समझते हैं। ये आया ऐसे। स्यूज कैनाल क्या था? स्यूज कैनाल इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो डिस्टेंस था वो कम किया स्यूज कैनाल ने। पहले जब स्यूज कैनाल नहीं बना था, उससे पहले जब इंडिया से अगर माल ट्रांसफर करना होता था ब्रिटेन, तो ये पूरा घूम के जाना पड़ता था, मतलब अराउंड अफ्रीका घूम के जाना पड़ता था। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट बहुत लगती थी, टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा लगती थी, और इन टोटल ये 19,800 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करके जाना पड़ता था। स्यूज कनाल के आते ही इंडिया से ब्रिटेन का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम हो गया, वो हो गया सिर्फ 11,600। तो अराउंड 8,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने कम किया। अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई ना। फिर टाइमिंग जो थी, टाइमिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो कम हो गई। फिर जो पेरिशेबल गुड्स थे वो हम लोग ज्यादा ट्रांसफर करने लगे। ठीक है, तो ये सब फायदे हुए हमें स्विस कैनाल के ओपन करने से। अल्टीमेटली जब टाइमिंग कम लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, तो अल्टीमेटली ब्रिटिश रूल की मोनोपोली वहां पर हुई। कैसे भाई? कॉस्टिंग कम हो गई, कॉस्टिंग कम हो गई ना। जब कॉस्टिंग कम हो गई तो अपने आप ही कंपटीशन जो है कम होता चला जाता है, तो लोग इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा खरीदने लगे। इसलिए ये एक मोनोपोली कंट्रोल इसने स्विस कैनाल ने दिलाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो ये लिखा है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर्व्ड एज डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, अवॉइडिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड ऑल। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रमोटेड मोनोपोली। आपने यहाँ देखा होगा स्यूज कैनाल का, आप थोड़ा क्या नाम है, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो तो स्यूज कैनाल का आपने देखा होगा एक शिप फंस गया था। ये रहा वो शिप, एक शिप फंस गया था स्यूज कैनाल में। उसकी वजह से काफी बहुत बड़ा लॉस ब्रिटेन को झेलना पड़ा, क्योंकि बाकी के जो जहाज है ना, ये जहाज हो गया, ये जहाज हो गया, वो जा ही नहीं पा रहे थे, क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अटक गया था बीच में। आपने ये देखा होगा न्यूज में पक्का, अभी तो रिसेंट न्यूज है 1-2 महीने पहले, पक्का से देख रखी होगी तो आपको याद रखने में आसानी होगी। 1869 में स्यूज कैनाल ओपन हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 19,800 किलोमीटर का डिस्टेंस था पहले, उसको कट डाउन करके किया इन्होंने 11,600 किलोमीटर का बस, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हुई, जिसकी वजह से टाइमिंग हमारी रिड्यूस हुई, और अल्टीमेटली हमने इंडियन मार्केट पे एक मोनोपोली कंट्रोल स्टैब्लिश कर ली। ठीक है, ओके। अब रॉ मटेरियल का हम एक्सपोर्ट करने लगे, तो वो बनने लगा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट। तो जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से रॉ मटेरियल, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए वो इनपुट होगा। वो इनपुट प्रोसेस करेंगे ब्रिटिश इंडस्ट्री, इनपुट प्रोसेस करके वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे इंडिया में। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो ह्यूज मार्केट है वो इंडिया में बन गया, इसीलिए वो मोनोपोली कंट्रोल में एक रीजन बना। ठीक है सर, ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मोनोपोली कंट्रोल समझ में आ गया। और जो पहला पॉइंट पढ़ा था, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, वो भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट बताओ सर, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, और सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। ये सरप्लस ट्रेड भला क्या है? सरप्लस ट्रेड है क्या? सरप्लस ट्रेड है दोस्त,
जब यहाँ एक्सपोर्ट सरप्लस होता है ना, तो दैट इज द सिचुएशन वेयर सरप्लस ट्रेड एग्जिस्ट, दैट इज एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। जो भी हमारे इंपोर्ट्स हैं उससे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट है तो तब हमारा जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, वो सरप्लस में होता है। मतलब अगर फॉरेन ट्रेड किसी का भी पॉजिटिव में है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल मतलब समझ में आ गया। बट पढ़ने क्या वाले हैं इसमें? पढ़ने ये वाले हैं कि भाई सरप्लस ट्रेड तो हुआ, इंडियन इकोनॉमी की वजह से हुआ, बट जो उसका बेनिफिट है वो कौन ले गए? ब्रिटिशर्स ले गए। उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया उस सरप्लस का यूज। उन्होंने कहाँ के डेवलपमेंट के लिए किया? अपनी इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरप्लस जो था वो कहाँ कहाँ यूज हुआ। कहाँ कहाँ यूज हुआ बताओगे? कहाँ कहाँ यूज हुआ? ऑफिस सेटअप किए भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में ऑफिस सेटअप कर रखे थे, वहां पर यूज हुआ ऑफिस सेटअप। फॉर एग्जाम्पल मतलब है एम्बेसीज। वहां पे जो एम्बेसीज होती हैं, इंडियन एम्बेसीज वगैरह, तो वहां पे जो भी खर्चा हो रहा है वो यहाँ से वहां, जो भी खर्चा हो रहा है वो इंडिया से जा रहा है। ठीक है। दूसरा, जो वॉर्स फाइट करते थे ब्रिटेन में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी वॉर्स फाइट करती थी उसमें जो खर्चा होता था, फॉर एग्जाम्पल गन्स, वेपन्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी वॉर्स में खर्चा होता है, टैंकर्स एंड ऑल, तो उसका खर्चा कहाँ से निकालते थे लोग? यहाँ के सरप्लस ट्रेड से। यहाँ के सरप्लस ट्रेड से वो वहां ले जाकर वॉर्स में अपना यूज करते थे। तीसरा, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। अब इनविजिबल आइटम क्या होता है यार? इनविजिबल आइटम क्या होता है ये यार? अकाउंट्स से मतलब समझ पाओगे आप। अकाउंट्स में एक वर्ड है ना, इंटेंजिबल एसेट्स, आपने पढ़ा होगा, जो होते तो हैं बट हमको दिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंसेस, सर्विसेज, पेटेंट्स। तो या फिर कोई राइट हमारा, अगर हमारे पास कोई राइट है, वी कैन फील इट बट कैन नॉट सी इट। तो अगर कोई राइट है तो वो भी इनविजिबल आइटम्स में आता है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपोर्ट करती थी, जो हमारा सरप्लस ट्रेड है उसको यूटिलाइज कर। तो अल्टीमेटली उन्होंने कोई भी हमारे ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए उसका यूज नहीं किया और अल्टीमेटली ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हुई। ठीक है, समझ में आ गया? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ मतलब पानी की तरह वो सरप्लस वगैरह बह गया, दैट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। किस किस कारणों से? ऑफिस सेटअप कर लिए उन्होंने वहां पर ब्रिटेन में, और उसके खर्चे के लिए वो लोग यूज करते रहे, वॉर्स फाइट करने के लिए यूज करते रहे, इनविजिबल आइटम्स इंपोर्ट करने के लिए यूज करते रहे। तो दीज वर द रीजंस, दीज वर द areas where they have used their surplus, our surplus। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक कंडीशन को समझेंगे कि डेमोग्राफिक कंडीशन होता क्या है। डेमोग्राफी मींस द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन की बेसिक स्टडी है इन रिस्पेक्ट टू देयर रिलीजन, कास्ट, एज, जेंडर, इनकम में भी। तो ये सारी जो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेमोग्राफी में आती हैं, तो इन सब की स्टडी को डेमोग्राफी करते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। तो हमारी सिचुएशन कैसी थी डेमोग्राफिक्स को लेकर? हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, और हम जो भी सिचुएशन थी वो साबित करती है कि हम लोग एक बैकवर्ड इकोनॉमी थे। क्या क्या थी कि भाई हमारी जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो बहुत हाई थी। ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत लो थी, पुअर हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, इन हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ये सारे फैक्टर्स रहे जो एक बैकवर्ड इकोनॉमी को बनाते हैं, और ये एक्सप्लेन करते हैं हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या क्या मैंने बोला कि भाई बर्थ रेट बहुत हाई थी, डेथ रेट बहुत हाई थी,
लो लिटरेसी रेट थी, पुअर हेल्थ सर्विसेज थी, फिर लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, हाई मोर्टालिटी रेट थी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और गरीबी तो भाई फैल चुकी थी पूरी तरीके से। अगर मैं उस टाइम के पीरियड को आज से कंपेयर करूं तो बर्थ रेट या डेथ रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी या या मोर्टालिटी रेट किस लेवल पर थी, कंपेयर करने में ज्यादा समझ में आएगा। कंपेयर करते हैं दोस्त कि बर्थ रेट अपनी थी 48 बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन, तो 1000 पॉपुलेशन के बीच में 48 बर्थ होते थे। आज की डेट में 18.2 बर्थ्स है, दैट इज वेरी लो। डेथ रेट 40 डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, तो 40 बंदे मरते थे 1000 पॉपुलेशन में, और आज की डेट में 7.3 मरते हैं 1000 की पॉपुलेशन में। ये 2020 का लेटेस्ट सर्वे का डेटा है, ठीक है। अब लिटरेसी रेट तो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी लिटरेसी रेट हुआ करती थी ये कुछ ऐसी 16%, लेस देन 16%, और फीमेल की तो सिर्फ 7% होती थी। हाँ, फीमेल की सिर्फ 7% और ओवरऑल 16%। बट आज की डेट में काफी हालत सुधर चुकी है, 74% पर 4%, 74.4% पॉपुलेशन इज लिटरेट नाउ। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है जब कोई बच्चा 1000 बच्चों के बीच में मर जाता है तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी बोलते हैं। तो क्या होता था, 218 बच्चे 1000 बच्चों में से मर गए। इतनी हाई थी हमारी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। करंट में इट इज 44 पर 1000, जो कि ठीक है एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड। ठीक है सर, समझ में आ गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो रही गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा था 32 ईयर्स। मतलब अगर कोई नॉर्मल एवरेज बंदा है, उसकी जीने की एक एवरेज लाइफ वो कितनी स्पेंड कर सकता है, दैट इज 32 ईयर्स ओनली। सिर्फ 32 साल का बंदा, मतलब उसका अनुमान लगाते थे कि 32 साल के बाद ही मर जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, और आज की डेट में इट इज 68 ईयर्स ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड ऑल। तो आज की डेट में इट इज 68 ईयर्स। लास्ट में जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इट वाज 32 ईयर्स ओनली। अब ये डेमोग्राफिक कंडीशन किसी की भी पता कैसे लगती है? आपने सेंसस सुना होगा। सेंसस से जो हर 10 साल में होता है उससे पता लगती है डेमोग्राफिक कंडीशन किसी भी कंट्री की। अब सेंसस होता है तो अब पहली बार कब हुआ था सेंसस? पहली बार हुआ था इस साल 1881 में। 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया हुआ था। ये याद कर लेना, ये पॉइंट आ सकता है एक नंबर में एमसीक्यूज में कि भाई ईयर बताओ कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था इंडिया में। तो आंसर है 1881, 1881 इज द आंसर, जो कि फिर हर 10 साल में रिपीट होते गया। 1881, 1891, 1901 एंड सो ऑन। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये क्या होता है सर? ये था 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था। मतलब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का नाम दिया था 1921 को। ऐसा क्या हुआ था 1921 में कि उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का नाम दिया? नाम इसलिए दिया कि 1921 में से पहले 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी उसकी जो डेथ रेट और बर्थ रेट थी वो हाई थी। बट आफ्टर 1921 सडनली पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट। भाई डेथ रेट डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। डेथ रेट डिक्लाइन होने लगी जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, एकदम से बढ़ने लगी। तो हम ना 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे, और इसके बाद हम लोग आ गए सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आफ्टर 1921। तो 1921 एक साल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है।
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्यों कहा जाता था। 1921 से पहले बिल्कुल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट 1921 के बाद एकदम से पॉपुलेशन राइज होने लगी। उसका कारण था डेथ रेट का डिक्लाइन होना। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी कंट्री या टेरिटरी की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स में। मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी वर्किंग पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। और डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर क्या होता है। आपको पता रहेगा कि भाई जो हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो प्रोड्यूस करते हैं उस सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मेनली रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर मेनली रिलेट्स टू सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड ऑल। सेकेंडरी सेक्टर में तो हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट एक्सप्लॉइट करके कुछ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग एटसेट्रा। ये सारे सेक्टर्स हमने कवर कर ली। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हालत क्या थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे? कैसा था हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? मतलब हमारी जो इंडिया की जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो था कैसा, कैसे कैसे डिवाइडेड था, कैसे कैसे जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी अमंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो भाई ये हाल था हमारा। ये 1951 की फिगर है, ये 2001, 2002 और 7 और 28। 2001 और 2 को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये दिस इज जस्ट फॉर कंपैरिजन कि क्या हुआ। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये यार याद कर लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट कि प्राइमरी सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कितना था, प्राइमरी सेक्टर में लोग कितने थे, सेकेंडरी सेक्टर का लोड कितना था और टर्शरी सेक्टर का लोड कितना था। तो मैं बता दूं प्राइमरी जो सेक्टर था उसमें 72.1% का लोड था, 72.1%। सेकेंडरी सेक्टर में 10.7% और टर्शरी सेक्टर में 17.2%। याद कर लेना, प्राइमरी सेक्टर फिर डिक्लाइन होगा यहाँ पे। दिस इज जस्ट 55.9% नाउ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ने लगी, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो अप टू 18.7% टिल 7 to 8। अब टर्शरी सेक्टर बढ़ा 25.4%। इसकी इंपॉर्टेंस टर्शरी सेक्टर की बहुत ज्यादा थी नहीं पहले। 1994 में जब फाइनेंस बिल आया उसमें सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। ये तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, उन्हें पता था कि सर्विस टैक्स जो सर्विसेज हैं, पहले क्या होता था ना, तो सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं था, देयर वाज नो टैक्स ऑन सर्विसेज। इन्होंने जाना कि भाई सर्विसेज तो एकदम ग्रो कर रही है, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो ये हमको ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इन्होंने इसको सर्विस को भी एक टैक्स गैम्बिट में ले लिया और उस पर सर्विस टैक्स लग गया। 1994 में कॉन्सेप्ट आया सर्विस टैक्स का। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो इसमें मेरे को समझ में आता है कि प्राइमरी सेक्टर पे तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। कैसे? एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ आवर इनकम, तो प्राइमरी सेक्टर पे तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। दिस एस्टेब्लिशेस द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसने ये दर्शाया कि हम बहुत बैकवर्ड थे। ठीक है, तो इंडस्ट्री तो हमारी इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन थी ही, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे हम, बाकी जो इंडस्ट्री थी उस पर तो ज़्यादा डिपेंडेंट थे ही नहीं। तो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रीज का हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही कम था, इनसिग्निफिकेंट था। एंड देयर वाज अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है ना दोस्त, ग्रोथ बैलेंस तब कही जाती है जब इक्वली डेवलप्ड होते सारे सेक्टर्स। तो इक्वली डेवलप्ड तो नहीं थे ना, जो
टर्शरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बहुत इन्फेंट स्टेज पे थे, तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, इसीलिए कहा गया है देयर वाज अनबैलेंस्ड ग्रोथ, देयर वाज इम्बैलेंस इन डिफरेंट सेक्टर्स। हमने कवर कर लिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, बस इतना ही। अब आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। देखो यार, मेरे को ध्यान से सुन लो, इस चैप्टर को एकदम सुन लो। मोटिव ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह, जो भी ऑथर्स की बुक्स हैं, कोई भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सब में सेम है। वर्डिंग्स कुछ इधर उधर हो सकती हैं, कुछ हाई लेवल के वर्ड्स यूज हो सकते हैं। अगर आपको कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है, उसमें कोई लाइन लिखी है उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्त, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है या लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, ब्रेक ले लो, पानी पी लो, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं और आराम आराम से पढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, मेरे को बताओ कि भाई आप थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो करो, और यूट्यूब में ऑप्शन भी होता है स्पीड स्लो करने का, तो वो भी कर सकते हो। दिक्कत नहीं है कोई, कहीं भी जैसे चाहो वैसे क्लास को देखो। ब्रेक लेना है ब्रेक लो, नाच के आना है नाच के आ जाओ, गाना सुनना है गाना सुन लो, ठीक है। लेकिन क्लास में जब पढ़ रहे हो, जब ये सुन रहे हो लेक्चर, तो ध्यान से सुनो। उसके बाद जब पढ़ोगे तब तो चीजें क्लियर होने लग जाएगी अपने आप ही, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कोई भी एक्टिविटीज, सर्विसेज और फैसिलिटीज which are needed to provide different kind of services in economy, ठीक है दोस्त। this is in simple terms। इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स जो है वो जो है अलग चैप्टर में भी है डिटेल में, इस चैप्टर में वो नहीं है। दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने इसको डाला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी, that is transport, communication, banking services, power, etc. Social infrastructure, that is health, that is directly related to our society, that is health, education, housing, etc. ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ये हमें हो गई। अब सर ये बताओ कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? तो हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। रोड्स दिए थे, रेलवेज दिए थे, कुछ कम्युनिकेशन के मींस दिए थे, कुछ एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी दिए थे। तो उसमें क्या था, जो रोड्स थे, रेलवेज थे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट थे और कम्युनिकेशन थे, इन सबको हम अब पढ़ने वाले हैं। रोड्स कैसे थे? रोड्स बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं किए थे, हमारे पास शॉर्टेज थी ऑल वेदर रोड्स के लिए, मतलब पक्की सड़कें हमारे पास थी नहीं। रूरल एरियाज में जा रहे हैं और वहां बड़ी दिक्कत होती थी रेनी सीजन में जाने के लिए, क्योंकि कीचड़ हो जाता था हर जगह जगह। पक्की सड़कें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई तो, बट सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, उन्होंने सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए किया था फॉर श्योर। तो रोड्स उन्होंने बनाई आर्मी, ताकि इधर से उधर मोबिलाइज आसानी से हो जाए। रॉ मटेरियल जो है शिफ्ट करने के लिए, कि यहाँ से लेके पोर्ट तक, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक अगर पहुंचाना है एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल, तो उसमें आसानी हो, तो उसके लिए उन्होंने रोड्स बनाई, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कवर है। रेलवेज, अब रेलवेज आता है। रेलवेज क्या है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के लिए। 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ था और आज भी उसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो रहा है ब्रिटिश टाइम में, जो ब्रिटिश रूल में ने जो हमको दिया है, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूं, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज रेलवेज। ऑल्दो उन्होंने बनाया अपने बेनिफिट के लिए ही था, कोई इंडियन इकोनॉमी का बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं किया था उन्होंने, बट अल्टीमेटली हमको मिला वो, ठीक है। तो मान सकते हैं दैट वाज
important contribution the railways has been introduced in 1850. 1850 ये ईयर याद कर लेना, ठीक है। 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ था रेलवेज, ठीक है। इससे हुआ क्या क्या, इससे हुआ क्या यार, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल थे उसको बहुत आसानी से हम लोग कर लेते थे, ठीक है, कम टाइम में कर पा रहे थे, ठीक है। उससे हुआ क्या कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस अगर मैं यहाँ से जो क्या नाम है कैश क्रॉप्स है, मैं यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज है वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो बहुत हाई थी। अल्टीमेटली हमें इंडियन इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान इसके कंस्ट्रक्शन पे, रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए उठाना पड़ा, which led to huge economic losses. The roads, railways we have covered. Now we are heading towards air and water transport. Air and water transport में क्या क्या किया भाई, कि उन्होंने किया तो बहुत कुछ था बट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अल्टीमेट मोटिव ये था कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आसानी से हो सके, तो पोर्ट्स वर डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसके लिए बनाए उन्होंने पोर्ट्स। एक इन्होंने ना कोस्ट कनाल बनाया था, कोस्ट कनाल ओडिशा कोस्ट पे, ओडिशा कोस्ट पे इन्होंने कोस्ट कनाल बनाया which was built on huge cost। एक बड़ी लागत में इन्होंने एक कोस्ट कनाल बनाया जो कि कंपीट नहीं कर पाया रेलवे से, which proved to be uneconomical, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आना है, ठीक है। Inland waterways proved to be uneconomical as in the case of coast canal on Orissa coast, which is built on huge cost, failed to compete with railways. Okay, next point, communication। communication में क्या क्या किया भाई, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्टल सर्विसेज तो दिया लेकिन बहुत ज्यादा एडिक्वेट नहीं थी, मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं थी। गवर्नमेंट सर्विसेज मोस्टली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वही इसका ठीक ठाक इस्तेमाल कर पा रहे थे पोस्टल सर्विसेज का, तो नॉर्मल पब्लिक के लिए इतनी ज्यादा एडिक्वेट ये सर्विसेज नहीं थी, ये पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम, ये लोग लेके आए इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम कम्युनिकेशन के पर्पज से, जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम लेके आए, ठीक है। ये इनका योगदान रहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ सिस्टम लेके आए, पोस्टल सर्विसेज वाज देयर बट रिमेन्ड इनएडिक्वेट। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अब हम जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको चाहे तो आप फीचर्स बोल दो, ठीक है, या इसको बोल दो कैरेक्टरिस्टिक्स, या बोल दो स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है दोस्त। तो इसमें हम लोग 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे। 6 पॉइंट्स में हमारी इंडियन इकोनॉमी को डिफाइन किया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी। 6 पॉइंट्स क्या क्या? पहला, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दूसरा, बैकवर्ड इकोनॉमी। तीसरा, कॉलोनियल इकोनॉमी। चौथा, डिप्लीटेड इकोनॉमी। पांचवा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। और छठा था एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। 6 पॉइंट्स, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी और डिप्लीटेड इकोनॉमी, ठीक है।
स्टैग्नेंट इकोनॉमी तुरंत याद आना चाहिए, तुरंत। स्टैग्नेंट इकोनॉमी में क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? स्टैग्नेंट में पढ़ा था हमने कि जहां ग्रोथ या तो नहीं है या अगर है भी तो बहुत कम है, दैट इज नो और स्लो ग्रोथ। ठीक है, तो स्लो और नो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैग्नेशन। इसकी वजह से हमारे जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, डेथ रेट बढ़ने लगी और फूड स्कैर्सिटी बढ़ने लगी। तो यहाँ पे सब कवर्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ एंड सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ फूड। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ मैं इसमें। स्टैग्नेंट इकोनॉमी जहाँ ग्रोथ या तो नहीं है या है भी तो बहुत कम है। बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी इन कारणों की वजह से। इन जो सारे कारण देख रहे हो ना आप, ये जो देख रहे हो, इन कारणों की वजह से हमारे यहाँ बैकवर्डनेस थी। क्या क्या रीजंस थे? हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी। पर कैपिटा इनकम हमारी सिर्फ मात्र 230 रुपए थी 1947-48 में। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। इंडिपेंडेंस के टाइम की अगर मैं बात करूं तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 रुपए थी, याद कर देना ये 230 रुपए। ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर के मेथड्स जो हैं वो ट्रेडिशनल यूज कर रहे थे, हाई रेट और बर्थ रेट, डेथ रेट थी, और मास इलिटरेसी। इलिटरेसी बहुत बड़े लेवल पे थी, हमने पढ़ा था कि भाई इलिटरेसी तो 16% से भी नीचे थी और लड़कियों की तो 7% ही थी। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों थी हमारी। अब पढ़ेंगे डिप्लीटेड इकोनॉमी। डिप्लीटेड इकोनॉमी कैसे हुआ? डिप्लीटेड इकोनॉमी अगर आप जानते हो, अकाउंट्स में एक वर्ड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कब लगता है? जब यूजेज ज्यादा होता है या पैसेज ऑफ टाइम की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है, दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो अब डिप्लीटेड इकोनॉमी का मतलब वहीं से समझ में आ रहा है कि एक इकोनॉमी जहां पर फिजिकल एसेट्स का रिप्लेसमेंट के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करते। मैं क्या बोल रहा हूँ? फिजिकल एसेट्स ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं एंड उसको रिप्लेस करने के लिए कोई भी अरेंजमेंट एज सच नहीं करते। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी वही किया था, वैसे ही छोड़ के गए थे। कि भाई हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ओवर प्रोडक्शन करना चालू कर दिया प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, जंग के लिए इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी का ओवर प्रोडक्शन चालू कर दिया। उससे क्या हुआ कि बियॉन्ड कैपेसिटीज हमको काम करना पड़ा, बियॉन्ड मशीनरी कैपेसिटीज हमको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा। उससे क्या हुआ कि भाई फिजिकल एसेट की जो वैल्यू थी वो डेप्रिसिएशन ज्यादा होने लगी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया इन एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, तो यूटिलाइज जो एसेट थे वो ओवर यूटिलाइज्ड हुए। ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं किया, तो दैट इज व्हाई आवर इकोनॉमी वाज कॉल्ड एज डिप्लीटेड इकोनॉमी। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, डिप्लीटेड इकोनॉमी समझ में आ गया। हमने 3 पॉइंट पढ़े अभी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में। फर्स्ट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, सेकंड इज बैकवर्ड इकोनॉमी, थर्ड इज डिप्लीटेड इकोनॉमी, एंड नाउ फोर्थ इज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एम्प्यूटेटेड का मतलब होता है दोस्त कटा हुआ। पता नहीं यार मैंने सही लिखा है नहीं, बट हाँ कटा हुआ या काट के अलग कर दिया हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटेटेड। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या था कि ये पाकिस्तान है ना, यहां से रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए थे इंडिया में, यहाँ पे रिफ्यूजीज आने शुरू हो गए थे। तो इनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है अल्टीमेटली डिस्टर्ब हुई। तो प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान वाज द रीजन बिहाइंड डिस्टर्प्टेड इकोनॉमी। ठीक है, उसका कारण क्या था? पार्टीशन।
दैट इज एम्पुटेशन। ठीक है, फिर अब जो जूट और कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे, जूट और कॉटन ग्रोइंग एरियाज थे, वो सारे पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में चले गए, मतलब जो जमीन है जहाँ पे जूट और कॉटन सबसे ज्यादा उगता था वो सब पाकिस्तान में चले गए वो एरियाज। अब उससे हुआ क्या कि भाई जो यहाँ मिल्स थी ना, जो यहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश थी इंडिया में, इनके लिए जो रॉ मटेरियल तो यहीं से आता था। अब वो रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा था, आएगा कैसे, वो तो दूसरा देश हो गया ना। तो यहाँ जो है रॉ मटेरियल में बहुत फर्क पड़ गया, तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर जूट एंड कॉटन मिल्स as cotton and jute growing areas went to पाकिस्तान। ठीक है, ये सब हुआ कैसे यार, ये सब पूरा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो चलाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। आप सबको पता ही रहेगा कि इन्होंने हमें बांटना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन्हें मालूम था यूनाइटेड इंडिया को कोई तोड़ नहीं सकता। अगर हम लोग यूनाइट हो गए तो ब्रिटिश जो शासन है वो कमजोर पड़ जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल करना चालू कर दिया। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया एम्पुटेटेड इकोनॉमी का मतलब। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, फिर हमने पढ़ा डिप्लीटेड इकोनॉमी, फिर हमने पढ़ा एम्पुटेटेड इकोनॉमी, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब सेमी फ्यूडल इकोनॉमी हमें क्यों कहा जाता था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी इसलिए बोला जाता है कि हम जो मिक्स्ड इकोनॉमी थे, एक होता है फ्यूडल सिस्टम, एक होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो उसमें हम दोनों भी नहीं थे, हम मिक्स्ड थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी को सेमी फ्यूडल बोला गया। अब ये फ्यूडल सिस्टम जो होता है और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वो होता क्या है? फ्यूडल सिस्टम से आपको याद आएगा जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा से आपको सब याद आ जाएगी कि वहां पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशंस होते थे। ठीक है, लैंडलॉर्ड अपनी लैंड का राइट देता था यूज करने के लिए, और टेनेंट उसको यूज करता था और उस पर लगान पे करता था। जमींदारी प्रथा, फ्यूडल सिस्टम कुछ नहीं था, सिर्फ जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी सिस्टम के बारे में आप कुछ 2 लाइनें लिख सकते हो। कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है जहां पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास को राइट होता है कि वो कहीं भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, कोई से भी मार्केट प्राइसेस सेटअप कर सकता है, कैसे भी वो अपनी तरीके से अपना काम कर सकता है। तो वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, ना तो उसमें पूरी तरह फ्यूडल सिस्टम था, ना तो उसमें पूरी तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम था, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, एंड दैट इज व्हाई आवर इकोनॉमी वाज कॉल्ड एज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब हमने 5 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, याद करा रहा हूं मैं तुमको, ठीक है, याद हो जाएंगे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डिप्लीटेड इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। कोई भी किसी भी चीज का मतलब क्लियर ना हो, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई लेट यू नो। ठीक है, डाउट में मत रहना कि यार समझ में नहीं आया। ठीक है, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना, अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर बाद में पढ़ना है कि भाई बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा क्लियर नहीं हो रहा है, कोई से भी बुक आप रेफर कर रहे हो, आप मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हम कॉलोनियल इकोनॉमी की तरफ। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है? कॉलोनियल इकोनॉमी तो हमने पढ़ा था कि भाई जहां पर एक कंट्री रूलर होती है और दूसरे कंट्री कॉलोनी होती है, और ये पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है जस्ट टू यूज इट एज अ फीडर इकोनॉमी। तो उसको कॉलोनी बोलते हैं, इसको रूलर बोलते हैं। पर यहाँ जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है उसको कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि भाई इन्होंने तो पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया इंडियन इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन भाई बड़े लेवल पे किया। इन्होंने डोमेस्टिक डिमांड जो थी वो बिल्कुल खत्म करी, हैवी टैक्सेस लगाकर।
और इंपोर्ट्स पे लगा दिए टैक्स फ्री, इंपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि जो लोकल बंदे हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो लोग क्या यूज करने लगे, वो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ते पड़ते, इसलिए इस तरह से उन्होंने इकोनॉमी का यूज किया। फिर उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को ड्रेन आउट करना शुरू कर दिया कि जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल है वो वहाँ ले जाते थे, वहाँ इनपुट एज ए इनपुट यूज करके प्रोसेस करके और फिनिश गुड्स के रूप में हमको बेचते थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट किसने किए? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। और ये तो आपको पता ही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट को तो डिस्ट्रॉय किया था बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में क्या कंक्लूड करें इसको, कंक्लूड ऐसे करेंगे कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको कैसा छोड़ दिया और क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस रहे ब्रिटिश रूल के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी थे तो सही है। हमको राजी गैर राजी ये एडमिट करना पड़ेगा। हालांकि जो बर्बादी उन्होंने की थी उसका तो कोई हिसाब है ही नहीं, वो तो अलग लेवल पर थी, बट फिर भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस कुछ थे जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल रहा ऑलमोस्ट 200 साल, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पर रहा। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट के, जैसे कि कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत लंबे समय तक जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत कांस्टेंट रही और बहुत नॉमिनल रही। ठीक है, जो हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी थी वो बहुत हाई थी। ठीक है, ये हमारा प्रूफ था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। फिर जो थी जमींदारी सिस्टम भी था। फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन के मेथड्स जो थे वो मॉडर्न नहीं थे, ट्रेडिशनल थे। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिन्स जो भुखमरी थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी ना वो बहुत हाई थी, मतलब रेगुलर बेसिस पे वो फैमिन्स पड़ते रहते थे। ठीक है, फिर आया हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जिसके बारे में हम इनफ डिस्कशन कर चुके हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट को तो डिस्ट्रॉय करके छोड़ ही दिया था उन्होंने, और अल्टीमेटली हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इनएडिक्वेट था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और ग्रोथ के चांसेस को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया था, डेवलपमेंट होने ही नहीं दिया था। तो दीज आर द प्रूफ्स ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस की तरफ। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो यार थे, राजी गैर राजी मानना पड़ेगा। और वो क्या क्या थे, लेट्स डिस्कस इट। पहला, कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स को क्या था, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे तो उनको मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, कैसे डिमांड सप्लाई रेगुलेट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उनको कुछ नॉलेज नहीं थी। वो बस अपना कमाते थे, अपना उगाते थे और अपना खाते थे। लेकिन जो फोर्स कमर्शियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से उनको मार्केट की अनसर्टेनिटी समझने में आसानी हुई। तो फोर्स कमर्शियलाइजेशन में उनको एक्सपोज किया अनसर्टेनिटीज के लिए मार्केट की, उससे उन्होंने मार्केट समझने में हेल्प हुई और मार्केट उनको समझने आने लगा। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हम माने या ना माने लेकिन रोड्स और रेलवेज जो उन्होंने दी, वो बहुत ज्यादा रोड्स तो नहीं बट रेलवेज, वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था which provided cheap and rapid transport system। सिंपल सी बात है। थर्ड, कंट्रोल ऑफ फैमिन्स। ये और ये पॉइंट रिलेटेड है। फैमिन्स का कंट्रोल, फैमिन्स मतलब भुखमरी, उस पर कंट्रोल कैसे लगाया? उस पर कंट्रोल ऐसे लगाया कि जो रेलवेज बने ना और जो रोड्स बनी, उससे जो फूड ग्रेन्स है वो सप्लाई आसानी से हो जाते थे फैमिन्स अफेक्टेड एरियाज में। तो जहां भी भुखमरी हुई है, जहां भी फूड स्कैर्सिटी है, वहां पर जो सामान है, जो फूड ग्रेन्स है, वो पहुंचाना आसान होता था रोड्स और रेलवेज की मदद से।
तो कंट्रोल ऑफ फैमिन्स वाज द वन ऑफ द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। फिर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पहले तो क्या होता था ब्रिटिश रूल से पहले कि बार्टर सिस्टम ही चल रहा था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो पैसा जो रुपया लेकर आए वो मॉनेटरी सिस्टम, दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिशर्स। फिर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनका जो एडमिन सिस्टम सेटअप किया हुआ था इंडिया में, उससे पहले एडमिन सिस्टम नहीं था। एक बेहतर एडमिन सिस्टम इन्होंने सेटअप किया इंडिया में, और वो जो छोड़ के गए वो हमारे पॉलिटिशियंस को एक रेडी रेकनर की तरह काम आया। उनको स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करनी पड़ी कि स्टार्टिंग से सबको सेटअप करना है भाई, कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि स्टार्टिंग से एक सेटअप स्टार्ट करना है, वो नहीं था। उनको एक चलता फिरता एक एडमिन सिस्टम मिल गया था, उनको जरूरत थी बस अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करने की, अपने हिसाब से उसको बेटर करने की, ठीक है। ये चैप्टर यार यहीं पर खत्म हो चुका है। हम इस चैप्टर में काफी पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, काफी टॉपिक्स इसमें कवर कर चुके हैं, जो ये हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे। कोई भी डाउट्स है मेरे को पूछो, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तुरंत एक बार एमसीक्यूज पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज पढ़ लेना, जिससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या माइन्यूट चीजें हैं जिसपे हमको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है दोस्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज चैप्टर 2। बाय बाय, जय हिंद।